जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नीट सेंचुरी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। तो बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग सीखने के लिए हमें सबसे पहले मैकेनिज्म में इन्वॉल्व दो टाइप की मसल्स के बारे में सीखना होगा, जिनमें से पहली है डायफ्राम और दूसरी है इंटरकॉस्टल मसल्स। तो आइए एक डायग्राम के थ्रू सीखते हैं। बेटा यहाँ बोर्ड पर सबसे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं हमारी मिड बॉडी का। किसका सर? मिड बॉडी का। सर मिड बॉडी क्या होती है? तो ध्यान से देखो भाई, ये जो हमारा यहां से शरीर है, यहाँ गले के नीचे से देखो, यहां से लेकर ये जो पूरा हिस्सा है इसको बोलते हैं हम अपनी मिड बॉडी। चलिए सर, और ये जो मैंने मसल बताई सबसे पहली कौन सी? डायफ्राम। ये डायफ्राम बेटा एक पर्दे जैसा स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी को, हमारी इस मिड बॉडी को कुछ इस प्रकार से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट में। आ जाओ, इसका नाम लिखते हैं। क्या नाम है इसका, मुझे बताओ। इसका नाम है डायफ्राम। ठीक, यानी कि डायफ्राम कैसा है? एक पर्दे जैसा कर्टेन लाइक स्ट्रक्चर है जिसने मेरी बॉडी कैविटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? दो पार्ट्स में, है ना। कुछ और बातें, जैसे सर ये जो डायफ्राम है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? मस्कुलर, यानी कि मसल्स से बना हुआ है ऐसा। और इसका जो शेप है जरा ध्यान से देख पा रहे हो तो कैसा लग रहा है? एक ताजमहल के गुंबद जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? या फिर सर जैसा मैथमेटिक्स में हम आर्क बनाते थे वैसा लग रहा है? यानी कि इसका जो शेप होता है वो होता है आर्क शेप, या फिर सर होता है डोम शेप। आई समझ में? तो ये दोनों चीजें याद रखनी है, पूछी जाती है। आगे चलते हैं। बेटा ये जो डायफ्राम है, ध्यान से सुनना, ये जो डायफ्राम है इसने मेरी बॉडी कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ऊपर वाली को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। जबकि नीचे वाली को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। कौन सी कैविटी? एब्डोमिनल। अब देखो बेटा, इसमें इसके नाम में ही आ गया क्या? एब्डोमिन। तो एब्डोमिन माने क्या होता है? पेट। ठीक सा, तो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी दोनों को मिला के मैं क्या बोल सकता हूं? बॉडी कैविटी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी कैविटी को एक मस्कुलर से डोम शेप, आर्क शेप डायफ्राम ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी, नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी। बेटा डायफ्राम के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि डायफ्राम का पाया जाना मैमल्स का कैरेक्टर होता है, लेकिन एक्सेप्शनली ये बेटा क्रोकोडाइल्स में भी पाया जाता है। चलिए साहब, ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात कि सर ये जो मसल है, आपने कहा सर डायफ्राम मसल है। मसल है तो सर ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती होगी। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे करती है? देखो बेटा, जैसे ही हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है इस डायफ्राम के ऊपर, तुरंत ये जो डायफ्राम है, ये जैसे मान लो, इधर ब्रेन बना देता हूं तुम्हें। ये देखो साहब, ये मान लो हमारा ब्रेन है। क्या है ये? ब्रेन। और मान लो ब्रेन से सिग्नल आया, बोलो किस पर? डायफ्राम पर। ये देखो, ये सिग्नल आया किस पर? डायफ्राम पर। तो तुरंत ये जो डायफ्राम है डोम शेप से कैसा हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैट हो जाता है। अब देखो, ध्यान से देखना बेटा, हमारे शरीर में जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसको बोलते हैं एंटीरियर, और नीचे वाली को क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर। डायफ्राम अभी तुम्हारा कैसा है? डोम शेप। लेकिन ब्रेन से सिग्नल आया कॉन्ट्रैक्शन का, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर कैसा हो जाएगा? फ्लैट। यानी कि सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा। व्हाइट कलर से बना रहा हूं, कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा। यानी कि जब ब्रेन से सिग्नल आता है कॉन्ट्रैक्शन का, तो मेरा डोम शेप जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर कैसा हो जाता है? फ्लैट। और जब सिग्नल नहीं आएगा तो वापस से रिलैक्स होकर कैसा हो जाएगा? बोलो, डोम शेप। यानी कि पूरे दिन यही चलता रहता है, फ्लैट डोम शेप, फ्लैट डोम शेप। यानी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ऊपर वाली सरफेस को क्या बोलते हैं बताओ? एंटीरियर। जबकि नीचे वाली को क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर। यानी कि पूरे दिन ये जो मेरा डायफ्राम है ये एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर, बताओ जरा कौन सी एक्सिस पर? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर लगातार मूवमेंट करता रहता है। आई समझ में? तो ये तो पहली मसल हुई बेटा डायफ्राम, जिसके बारे में हमने सीखा। अब आते हैं दूसरी मसल के बारे में, जो कि है इंटरकॉस्टल मसल। कौन सी है साहब? इंटरकॉस्टल मसल। इसके लिए भी देखो बेटा ये वाला डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से सीखना। अब इस बार भी देखो बेटा, मैं फिर से वही बनाता हूं। ये हो गई बेटा हमारी, बोलो फिर से क्या? बोलो, बॉडी कैविटी या मिड बॉडी, कुछ भी बोलो। फिर बीच में बताओ एक मोटू सा कौन आएगा? मस्कुलर सा आर्क शेप, डोम शेप। क्या आएगा? डायफ्राम। लो सर, ये भी बना दिया। ठीक, अब ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी, नीचे वाली हो गई बोलो हमारी एब्डोमिनल कैविटी। अब सर इतना तो हम सबको पता है कि ये जो हमारी ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी है इसमें सर रखे होते हैं हमारे लंग्स। अब आप सबको पता होगा कि हमारे गले से कौन उतरता है नीचे? ट्रैकिया, है ना, विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया नीचे आता है थोरेसिक कैविटी में। और फिफ्थ, बोलो कौन सी? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? दो पार्ट्स में। तो देखो कुछ इस प्रकार से ट्रैकिया आया थोरेसिक कैविटी में, और ये कुछ बेटा इस प्रकार से डिवाइड हो गया, है ना। ट्रैकिया क्या हो गया? डिवाइड, ब्रोंकाई बन गई। अब देखो
इस तरफ की जो ट्रैकिया थी, ध्यान से देखना, इस तरफ की जो ब्रोंकाई थी वो अपने इस तरफ के फेफड़े में एंटर कर गई, और जो इस तरफ की थी वो अपनी तरफ के लंग्स में क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएगी। ठीक, अब देखो बेटा हमारे लंग्स कितने डेलिकेट ऑर्गन है, सीधी सी बात है। और ये जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, ये थोरेसिक कैविटी में ऐसे ही नहीं रखे रहते अंदर, इनके चारों तरफ मस्त हड्डियों का बना हुआ, बोन्स का बना हुआ एक प्रॉपर, एक जैसा चिड़िया का जैसे पिंजरा देखा आपने, तोते का पिंजरा, वैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं हम थोरेसिक केज। और ये थोरेसिक केज किन किन चीजों से मिलकर बना है, जरा ध्यान से सुनना। देखो बेटा सामने की तरफ, आप सबको पता होना चाहिए, अपन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, सामने की तरफ यहाँ एक बोन होती है, यहाँ आप ऐसे छूकर देख सकते हो, देखो यहाँ बीचों बीच में, इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं इस बोन को, स्टर्नम। देखो मैं बना रहा हूं आपके लिए, यहाँ ध्यान से देखना, ये देखो साहब, ये एक बोन हो गई जिसे हम क्या नाम देते हैं, स्टर्नम। लो साहब इसका नाम लिख लेते हैं बेटा, सबसे पहले क्या नाम है इस बोन का, स्टर्नम। कहाँ लिखे, इधर लिख लेते हैं, ये है स्टर्नम। ये बेटा एक फ्लैट बोन होती है, कैसी बोन होती है, फ्लैट बोन होती है स्टर्नम। चलिए साहब अब देखो ये स्टर्नम कहाँ है, आगे की तरफ, और ह्यूमंस में आगे वाली सरफेस को क्या बोलते हैं, बोलो वेंट्रल सरफेस, यानी वेंट्रल सरफेस पर तो हो गई सर स्टर्नम। और पीछे वाली सरफेस को क्या बोलते हैं, डोर्सल। और पीछे क्या होती है आपकी, रीढ़ की हड्डी, यानी स्टर्नम, यानी कि स्टर्नम के जस्ट पीछे क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम होगा, थोरेसिक वर्टिब्रा होंगी साहब, यानी कि पीछे क्या लगी होंगी, थोरेसिक वर्टिब्रा। मैं बना नहीं रहा बेटा इसमें, ठीक, इतना आया समझ में। अब सुनना ध्यान से, इधर 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 से कुछ जुड़ा हुआ है, इधर देखो स्टर्नम से यहाँ कुछ ऐसा कुछ फील हो रहा है, ये क्या है, ये है रिब्स, है ना, स्टर्नम से आगे की तरफ जुड़ी हुई है। और पीछे रिब्स कहाँ जुड़ती हैं बताओ, पीछे रिब्स जुड़ती हैं वर्टिब्रल कॉलम पर। चलो साहब रिब्स बना लेते हैं, देखना इधर देखना बेटा सारे लोग, यानी कि सर स्टर्नम से कुछ रिब्स निकलती हैं और ऐसे पूरे में बोलो पीछे कहाँ जुड़ी रहती हैं, पीछे वर्टिब्रल कॉलम पर जुड़ी रहती हैं। सर इस तरफ से निकलेंगी और फिर इस तरफ से भी निकलेंगी, यानी कि हमारे जो लंग्स हैं वो थोरेसिक कैविटी में ऐसे नहीं रखे, आगे की तरफ वेंट्रल सरफेस पर कौन है, स्टर्नम। डोर्सल सरफेस देखो आगे की तरफ कौन है, बोलो स्टर्नम। डोर्सल सरफेस पर कौन है, वर्टिब्रल कॉलम। और साइड में मतलब लेटरल सरफेस पर कौन है, रिब्स। ये कौन है बताओ, रिब्स। और रिब्स कितनी होती है हमारे पास, 12 पेयर। रिब्स कितनी होती है जरा बताना बेटा, 12 पेयर। चलिए साहब आगे की तरफ स्टर्नम पर जुड़ती है, वेंट्रल साइड पर स्टर्नम पर जुड़ती है, और डोर्सल साइड पर कहां जुड़ेंगी, वर्टिब्रल कॉलम पर। और नीचे से क्या लगा रखा है, नीचे से नेचर ने लगा रखा है मस्कुलर सा डोम शेप, आर्क शेप, बोलो डायफ्राम। लियो सा ये कौन है, डायफ्राम। यानी कि ध्यान से सुनना, मेरे जो लंग्स हैं वो थोरेसिक कैविटी में ऐसे ही नहीं पड़े हैं, बल्कि एक मजबूत से स्ट्रक्चर के अंदर बंद हैं, जिसे हम बोलते हैं थोरेसिक केज, जो कि मिलकर बना हुआ है वेंट्रल सरफेस पर स्टर्नम, डोर्सल सरफेस पर वर्टिब्रल कॉलम, और बोलो लेटरल साइड में रिब्स, और पोस्टीरियर साइड में बोलो डायफ्राम। इन सब से मिलकर बना हुआ है हमारा थोरेसिक केज या थोरेसिक चेंबर। इतना आया समझ में आप सबको। अब सर आप तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप तो इंटरकॉस्टल मसल सिखाने वाले थे, ये क्या बताने लगे। बेटा बहुत जरूरी है, देखो चलो इधर आओ, ये जो रिब्स बनाई है मैंने, इन रिब्स में से कुछ रिब्स को बाहर निकाल लेते हैं। देखो साहब ये कुछ रिब्स कहां निकाल ली, बाहर। बेटा ये जो हमारी रिब्स है ना, इन रिब्स के बीच में भी कुछ मसल्स होती हैं, देखो ध्यान से देखना। कुछ मसल तो बेटा देखो ऐसे है, ऐसे कुछ मसल्स की ओरिएंटेशन ऐसे है, और इन्हीं के ऊपर एक और लेयर होती है बेटा मसल्स की, देखो कुछ ऐसे ऐसे। तो जो मसल का अंदर वाला लेयर है उसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना, दोनों का नाम तो आईसीएम है ही। इधर देखते चलना बेटा, देखो इधर चलना, देखो पीली वाली भी कौन सी है, आईसीएम, और ऑरेंज वाली भी कौन सी है, आईसीएम। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या है, दोनों को ही आप तो इंटरकॉस्टल मसल बोल रहे हो। हाँ, इंटरकॉस्टल मसल के बेटा दो लेयर पाए जाते हैं। जो अंदर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, और जो बाहर वाला होता है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और हमारी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उसमें बेटा कौन सी पार्टिसिपेट करती है, EICM पार्टिसिपेट करती है, इसलिए हमें इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। देखो बेटा मैं यहां भी आपको थोड़ा सा बना के बता देता हूं, देखो इस प्रकार से, देखो ऐसे ऐसे कुछ ये पाई जाती है मसल, देख पा रहे हो, कुछ ऐसे ऐसे, और एक लेयर कहां मिलेगी, बोलो इसके ऊपर, ऐसे। समझ में आया, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन करता था, जब ब्रेन से सिग्नल आया था डायफ्राम पर, और डायफ्राम ने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्शन, तो डायफ्राम
कॉन्ट्रैक्शन करके एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर कैसा हो गया था, फ्लैट। और जब सिग्नल नहीं आया तो उसी एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर वापस से कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स होकर कैसा हो गया, बोलो, डोम शेप। लेकिन सर जब ये EICM, किसकी बात करूंगा मैं, EICM, अभी EICM को गोली मारो, आप तो EICM को पकड़ो। अगर ये जो EICM है, जब ब्रेन से सिग्नल आएगा EICM के पास में और EICM में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब ये क्या करती हैं बेटा, ये रिब्स को एक दूसरे से दूर लेकर जाती हैं। जैसे देखो, अभी मैं सांस लूंगा, छाती कहां गई, बाहर, चलो फिर से सांस छोड़ देते हैं, छाती कहां चली गई, अंदर। अब देखना, फिर से सांस लूंगा, छाती कहां गई, बाहर। यानी कि ये जो EICM है, जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये रिब्स को कहां धकेलती है, बाहर की तरफ धकेलती है, अंदर से, पीछे से कहां, आगे की तरफ धकेलती है। और ये स्टर्नम से जुड़ी हुई है तो स्टर्नम भी कहां, आगे की तरफ धकेली जाती है। यानी कि जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो पूरी रिब्स है विद स्टर्नम, बाहर की तरफ और थोड़ा ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ और थोड़ा मतलब आउटवर्ड और थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट में क्या करती हैं, डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। इतना आया समझ में आपको, पक्का। चलिए साहब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा बेटा देखते हैं कि मैकेनिज्म, अब देखो ये तो हमने मसल्स के बारे में सीखा है, अभी हमें सीखना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में, कि भैया आखिर ये मैकेनिज्म चल कैसे रही है। चलो तो सबसे पहले बेटा इस बोर्ड को, ये क्या है, तो आइए बेटा सबसे पहले इस बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। देखो कुछ इस प्रकार से, ठीक। अब एक तरफ मैं आपको बताऊंगा इंस्पिरेशन, यहां लिख देता हूं, इंस्पिरेशन समझते हो ना भैया, सांस का अंदर आना, इसको क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन, यानी सांस लेना। और सांस छोड़ने को क्या बोलोगे, बताओ जरा, सांस छोड़ने को बोलोगे एक्सपायरेशन। चलिए सबसे पहले इंस्पायरेशन की बात करते हैं। जैसे इधर देखना बेटा, सब बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से। जैसे मान लो ये मेरे लंग्स हैं, ठीक, ये मेरे क्या है, लंग्स। अब इंस्पिरेशन हो रहा है, सांस अंदर आएगी तो लंग्स बड़े बड़े हो जाएंगे, फूल के। यानी कि लंग्स मुझे कुछ कैसे बनाने हैं, थोड़े फूले से बनाने पड़ेंगे। ये दो साहब, ये बना दिए लंग्स। अब मुझे एक चीज बताना, ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं, ये मैं कैसे बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। कि एक कोई व्यक्ति है जो इस तरफ, जिसका मुंह इस तरफ है, यानी कि अगर ये उसको और सुनो, उसको यहां से काट दिया गया, यहां से उड़ा दिया गया है, तो यहां से आपको फेफड़ा दिखाई देगा, मतलब लंग्स दिखाई देंगे उसके, पीछे से वर्टिब्रा दिखाई देगी, और यहां से स्टर्नम कटी हुई रिब्स दिखाई देंगी। यानी कि अगर ये वाली सरफेस कौन सी हो गई, अगर व्यक्ति यहां देख रहा है तो ये वाली सरफेस हो गई वेंट्रल, और ये वाली कौन सी हो गई, डोर्सल। चलिए साहब अब इधर देखना बेटा, यानी कि डोर्सल सरफेस पर हमें यहां देखने को मिलेंगी, बोलो क्या, वर्टिब्रा देखने को मिलेगी, या बोलूं तो वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगा। और आगे की तरफ बताओ कौन होंगी, आगे की तरफ देखने को मिलेंगी स्टर्नम और कटी हुई रिब्स। लो साहब ये हो गई। और बताओ अभी क्या पूरा हो गया, नहीं, नीचे की तरफ क्या होगा, मस्कुलर सा डायफ्राम, लेकिन कैसा होगा, फ्लैट होगा, क्योंकि इंस्पिरेशन हो रहा है। चलिए साहब अब ध्यान से देखना, अब सब लोग यहां देखेंगे एक साथ। देखो बेटा इधर देखो, अब मान लो ब्रेन से सिग्नल आया, डायफ्राम पहले कैसा रहा होगा, डोम शेप। जैसे ही ब्रेन से सिग्नल आया तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन होकर कैसा हो गया, फ्लैट, यानी डायफ्राम कहां आया, नीचे की तरफ। लो डायफ्राम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर कहां आ गया, नीचे। और EICM में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा तो EICM कहां गई होंगी, बाहर, यानी कि सर इस वाली डायरेक्शन में गई होंगी EICM। लो, और दोनों की वजह से जो कैविटी है, याद करो क्या नाम था इस कैविटी का, थोरेसिक कैविटी। क्या नाम था इसका, थोरेसिक कैविटी। और इन दोनों की वजह से इस थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज। और हम सबने सीखा है कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के क्या होते हैं, बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सर। लो प्रेशर कम हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, ये भी तो इसी थोरेसिक कैविटी के अंदर रखे हैं। यानी कि जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होगा, ठीक, और थोरेसिक कैविटी का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यानी सर इस फेफड़े पर भी कोई ना कोई तो इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो क्या इफेक्ट पड़ता है भाई, फेफड़े के अंदर भी तो गैस है, इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। इसको क्या बोलते हैं, इस कैविटी को, इस फेफड़े के अंदर की कैविटी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा, ध्यान से सीखना, इसको बोलेंगे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और जब थोरेसिक कैविटी का प्रेशर कम होगा तो उसी में तो आपका ये लंग्स रखा है, तो इसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। और मुझे बताओ बाहर क्या है, बाहर है साहब एटमॉस्फेयर है बाहर, ठीक। एटमॉस्फेयर में गैसें हैं, उनका भी कुछ ना कुछ फिक्स क्या है, बोलो, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
लेकिन उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में हमारे लंग्स के अंदर का जो प्रेशर था वो हो गया कम। तो एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो कहां एंटर करेगी? हमारे लंग्स के अंदर, और यही तो हम चाहते थे। यानी कि क्या हो गया? इंस्पिरेशन। अब ऐसे ही अगर मैं एक्सपिरेशन की बात करूं तो भैया आप दोबारा से सर लंग्स बनाओ, ये लो, और इस बार फेफड़े थोड़े कैसे बनाने पड़ेंगे याद करो, थोड़े पिचके हुए, ये देखो कुछ इस प्रकार से। ठीक, मुझे बताओ पीछे की तरफ फिर से क्या होगा? सर वही वर्टिब्रल कॉलम होगा, यानी वर्टिब्रा दिखेंगे पीछे की तरफ। ये लो भाई, ये बना दी हमने वर्टिब्रा, देखना ध्यान से। ठीक, आगे की तरफ क्या होगा सर? आगे की तरफ सर वही होंगी कटी हुई रिब्स और स्टर्नम होगी, और क्या? ये लो सर, वो बना दी। देखो कितना बाहर तक आ रही है, क्योंकि है ना। अब देखो इधर देखना ध्यान से, ये अब हम बनाएंगे क्या? अपना डायफ्राम। ये देखो ये बन गया हमारा डायफ्राम, और इस समय डायफ्राम का आप शेप देख पा रहे हो कैसा है? डोम शेप या फिर आर्क शेप। और यहाँ पर देखो कैसा था? फ्लैट। यानी कि पक्का सर ब्रेन से सिग्नल आ गया, ब्रेन से आने वाला सिग्नल क्या हुआ होगा? बंद। और ब्रेन से जैसे ही सिग्नल आना बंद हुआ होगा तुरंत डायफ्राम रिलैक्स होकर कहाँ चला गया? ऊपर की तरफ। लो डायफ्राम रिलैक्स हो गया। EICM भी सर क्या हो गई होंगी? रिलैक्स। तो वो भी पीछे की तरफ आ गई होंगी, वापस से डोर्सल साइड में आई होंगी। ठीक है ना, वेंट्रो है ना, समझते हो ना। चलिए सर ये हो गया। यानी कि सर इन दोनों की वजह से ये जो हमारी थोरेसिक कैविटी थी, तो लिख देता हूं फिर से, थोरेसिक कैविटी। ये जो हमारी थोरेसिक कैविटी थी, ध्यान से देखना बेटा, इसका जो वॉल्यूम था क्या हो जाएगा? कम। और वॉल्यूम प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसी थोरेसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ गया। इसी के अंदर तो तुम्हारे कौन रखे थे? लंग्स। लंग्स के अंदर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। तो ये इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा बताओ? ये भी बढ़ जाएगा। और यहाँ बाहर कौन है? बाहर तो सर एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? फिक्स। लेकिन इस बार मेरे लंग्स के अंदर का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो गया? हाई। तो बताओ अंदर की हवा कहां चली जाएगी? बाहर। और क्या हो जाएगा? एक्सपायरेशन। इससे बेटा NCERT की एक बड़ी सुंदर लाइन समझ में आती है। मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना। यहां हम इंस्पायरेशन कर रहे थे और यहां हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं। क्या तुमने डायरेक्ट अपने फेफड़ों के अंदर, अपने लंग्स के अंदर हवा डायरेक्ट भेजी क्या? मुझे एक चीज बताना। नहीं। इसी पर बेटा NCERT एक बड़ी सुंदर सी लाइन लिखती है, ध्यान से सुनिएगा, कि बेटा थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे लंग्स का जो एनाटॉमिकल सेटअप है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में अगर हम कुछ भी चेंज करें तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो है वो हमें लंग्स की कैविटी में देखने को मिलता है। यानी कि यहां बेटा इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन, मैंने हमारे जो लंग्स थे, हमारे फेफड़े थे, मैंने इनके वॉल्यूम में या प्रेशर में डायरेक्टली कोई भी चेंज नहीं किया। सोचो ब्रेन से सिग्नल आया था, तब मेरा डोम शेप डायफ्राम कैसा हो गया? फ्लैट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होकर। EICM भी कॉन्ट्रैक्ट होकर कहां चली गई? बाहर चली गई, वेंट्रो डोर्सल सरफेस पर। ठीक, दोनों की वजह से मैंने तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाया था, और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाया यानी थोरेसिक कैविटी का प्रेशर क्या हो गया? कम। वो तो लंग्स मेरे कहां रखे थे? थोरेसिक कैविटी में, तो इनका प्रेशर भी क्या हो गया? कम। और एटमॉस्फेयर से एयर कहां आ गई? अंदर। सेम बेटा कहानी कहां हुई? यहां। तो क्या हो गया? एक्सपायरेशन। यानी कि ये बहुत सुंदर लाइन है बेटा NCERT की, और आप सबको ये बहुत याद रखने योग्य बात है ना। और आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।